माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है या आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्शनल को लेकर। रिसेंटली मार्कशीट आया, आप सभी ने देखा, और मार्कशीट में पाया गया कि सबसे खराब नंबर किसी का अगर गिरा है तो सोशोलॉजी का गिरा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सबसे खराब मार्क्स अभी तक का आया है। सबसे खराब मार्क्स अगर हम 3-4 सालों का देखें तो इस साल सबसे खराब सोशोलॉजी और हिस्ट्री का आया, और साथ ही साथ संस्कृत लिटरेचर का भी ना। आप बोलेंगे सर कैसे आप बोल रहे हैं कि खराब मार्क्स है। देखिए, आपको समझना होगा, आप ऐसे गिने चुने 10-12 बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा भी हो तो उनको अप्रोच नहीं मालूम है। मतलब कह सकते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, पढ़ा उन्होंने खूब, उनको बिना गाइडेंस के कारण न होने के कारण उनका मार्क्स कम आया। ऐसे भी छात्र देखे गए। तो आज हम लोग समझेंगे कि भाई टॉपर का मार्क्स कितना आया है, जो सबसे लोएस्ट मार्क कितना आया है हर एक ऑप्शनल का, टॉपर का मार्क्स कितना आया है, और एवरेज मार्क्स कितना आया है। अगर हम बात करें तो एवरेज मार्क्स कैसे निकलेगा। मान लीजिए किसी कोर्स में 1000 बच्चों ने, या फिर मान लीजिए कि सोशोलॉजी को लेकर 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा ऑप्शनल लेकर, तो उसमें से कितने बच्चों का लोएस्ट, सबसे लोएस्ट नंबर हम लोग देखेंगे, सबसे टॉपर का हाईएस्ट नंबर देखेंगे, कौन इस साल का टॉपर रहा। सो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में एवरेज मतलब कि जो बाकी बच्चे खुचे लोग हैं, लोएस्ट और हाईएस्ट को छोड़कर बाकी मान लीजिए 1000 में से 998 लोग, उनका एवरेज निकालकर कैसा रहा, ओवरऑल सक्सेस रेट कैसा रहा। और हिंदी इंग्लिश का भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं लूंगा सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, इसके बाद मैं लूंगा एंथ्रोपोलॉजी, फिर इसके बाद मैं लूंगा संस्कृत लिटरेचर ना। इसके बाद मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइंस और केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साइंस केमिस्ट्री अगर जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है वही ले साइंस का, या फिर साइंस में चूंकि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब आता है तो आप उसमें से कोई ले ले, साइंस सेक्शन वाला, इंजीनियरिंग सेक्शन वाला। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं 2022 के लिए अपियर हो रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं कर लूँ, तो इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपने आईटी क्रैक किया है, तो आप कर सकते हैं। तो संस्कृत लिटरेचर एक तरफ हो गया, फिर पीएसआईआर हो गया, एंड इसके बाद एक और आपका पब एड बचता है। तो इतने सब्जेक्ट के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। पहले सोशोलॉजी का टोटल 400, अब चूंकि आपको मालूम ऑप्शनल 400 मार्क्स का होता है। सोशोलॉजी का इस बार जो सबसे लोएस्ट मार्क्स आया, चूंकि मैं बहुत सारे छात्रों से बात करने के बावजूद, और जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़ी हुई हैं, जहाँ से वो सोर्स मिला, उन सभी कोचिंग वालों से बात करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ। मैंने बशर्ते बात की उनसे, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो टॉपर रह चुके हैं। खुद मेरे कुछ अपनी स्रोत हैं जो काफ़ी प्रमाणित स्रोत हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। उन सभी से सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि सोशोलॉजी का सबसे जो कम मार्क्स आया है इस बार, वो टोटल आया है, दोनों पेपर मिलाकर टोटल आया है 101 नंबर, 0.25 हम कह सकते हैं। और इस बार जो टॉपर का मार्क्स है, आप कह सकते हैं कि 225 है सोशोलॉजी में। वहीं अगर एवरेज हम बात करें तो एवरेज मार्क्स मतलब जो आया है, आप बोल सकते हैं 120 से लेकर 145 तक के बीच में आया है। दोनों पेपर की मैं बात कर रहा हूँ सोशोलॉजी का। हिस्ट्री की आते हैं तो लगभग 90 से लेकर 120 के बीच में आया है। हालांकि इस बार जो लोवेस्ट मार्क्स है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 90-120, क्योंकि मुझे अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो 90-120 के बीच में पड़े हुए हैं, दोनों पेपर मिलाकर। और इसका जो हाईएस्ट मार्क्स आया वो आया है 212 नंबर। अब हो सकता है कि एक दो बच्चे, चूंकि मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कैसे हो, क्योंकि मैं हर किसी को तो जान नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं कुछ छात्र जिनकी मार्कशीट मेरे पास नहीं है और वो टॉपर हैं। और ऐसे लोग, मानिए विश्वास मानिए, बहुत रेयर केस होते हैं, ऐसे बहुत रेयर केस होता है कि कोई 300 नंबर ला लिया।
वो मैं एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो रेयर केस वाले वैसे लोग होते हैं ना जो टॉप कर जाते हैं, जिनका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, कहीं ना कहीं कोई कमीशन के अंदर से ही रिकमेंडेशन हो। जैसे आपने राजस्थान में देखा कि मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार ही काफ़ी अच्छा नंबर उठा कर ले गए। तो इस प्रकार के लोगों को मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार का काफ़ी ज़्यादा मार्क्स उठा लेते, मैं ऐसे लोगों की बात में नहीं जा रहा हूँ। हम लोग को एवरेज से मतलब है। तो एवरेज कितना आया है इस बार? एवरेज टोटल आया है 123 से लेकर 132 के बीच में। फिलोसफी की अगर हम बात करें तो 97 टू 98 एवरेज। अगर फिलोसफी की बात करें तो यस 140 से लेकर 170। और अगर टॉपर्स की बात करें तो 288 नंबर फिलोसफी का टॉपर का। एंथ्रो की अगर हम बात करें तो 90 से लेकर 95। और अगर हम एवरेज बात करें तो 135 से लेकर 160। और अगर हम बात करते हैं टॉपर्स की तो हम पाते हैं कि यहाँ पे देखिए, सारा मैं जो बता रहा हूँ आपको रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम बस अपने तरीके से मैं इसको यहाँ पे बताने की ये कर रहा हूँ। आपको ही मालूम है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस को देख रहे हो। तो एंथ्रो में जो लोगों ने स्कोर किया है टोटल ये देखा गया है कि 200, 1 सेकेंड माफ़ कीजिएगा, 270 और 72 के बीच में ऐसे टॉपर्स को मैंने देखा। हो सकता है कि ये जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, कोई हो सकता है 225 से भी ज़्यादा मार्क्स लाया है। लेकिन ये विश्वास मानकर चलिए कि इसमें से कोई भी, ये दोनों में से सोशोलॉजी और हिस्ट्री में कितने भी आप अगर टॉपर, कोई भी टॉपर मिल जाएगा, 250 से ऊपर कोई नहीं गया। अगर होगा भी रेयर चांस में तो, क्योंकि मैंने 225 मार्क्स देखा अभी तक फाइनल जो टॉपर का। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रेयर चांस में आपके नज़र में कोई हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। 250 मार्क्स आया है, मतलब इसके आसपास है। संस्कृत की बात करें तो इस बार पूरा डूब गया है। मैं टॉपर की बात नहीं करूंगा ना लोवेस्ट, क्योंकि मुझे इसके बारे में मालूम भी नहीं है। लेकिन हाँ, एवरेज मुझे मालूम चला और मैं काफ़ी ज्ञात सोर्सों से भी स्रोत से मुझे मालूम चला। तो ये मैं पाया कि इसमें टोटल मार्क्स आया 140 से लेकर 170 के बीच में एवरेज है, दोनों पेपर मिलाकर। पीएस आयर की अगर हम बात करते हैं तो पीएस आयर का जो मिनिमम मार्क्स आया है 90 से लेकर 92 के बीच में। ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ वाला मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ ऐसा नंबर क्यों आया लोगों का। और इसका पीएसआर का जो एवरेज मार्क्स आया है वो आया है 280 से लेकर 288। यानी अगर इतना मार्क्स है तो इसका मतलब ये है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। और जो टॉपर्स की मार्क्स आया है, टॉपर का वो 345 मार्क्स आया है। और पब की अगर हम बात करें पब का, तो पब का आया है 88 से लेकर 90, इसके रेंज में आया है। और एवरेज की अगर हम बात करें तो 102 से लेकर 104 या 5 आप कह सकते हैं। और अगर टोटल, अगर टॉपर की हाईएस्ट मार्क्स अगर हम बात करें तो टोटल आया है 270। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमें लोवेस्ट की तरफ नहीं जाना। लोवेस्ट में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जिन्होंने किताब ले लिया, अपने मन से तैयारी करने लगे। जो आपको जो भी टोटल लोएस्ट मार्क्स वाले दिखाई दे रहे हैं, इनके तरफ आपको जाना नहीं। ये ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस नहीं है, बस ठेल ढकोल के चले गए हैं अपना टाइम पास करने के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे बच्चे डूब जाते हैं। तो ये मिनिमम वालों को आपको छोड़ देना है, सबसे कम मार्क्स वालों को आपको ध्यान में भी नहीं देना है। ये अपनी लापरवाही के कारण होते हैं ऐसे लोग। लेकिन हमें ये देखना है और ना हमें लोएस्ट को अपना आइडियल भी मानना है, ऐसा नहीं करना है आपको। हमें ये देखना है कि भाई एवरेज में कितना आया। एवरेज मतलब ये हुआ कि आप बुरे से बुरे कंडीशन में, मतलब आपने बहुत तैयारी करके आप गए और जितना भी आपको लग रहा है कम से कम नंबर कितना आया है, ये एवरेज हो रहा है टोटल। तो एवरेज में कम से कम नंबर आया है, आप देख सकते हैं सोशोलॉजी का 120 जो कि काफ़ी ख़राब नंबर है, 123 132 आया है, 140 170 एंथ्रो का आया है। संस्कृत का आप बोल सकते हैं 135 140, है ना, सॉरी एंथ्रो का, संस्कृत का 140 170, एंथ्रो का आप कह सकते हैं 135 से 160 ना। एक चीज़ और देखना है कि अगर हम पीएस आयर की बात करते हैं, पीएस आयर की अगर हम बात करें तो पीएस आयर का कितना हमारा मार्क्स आया, 280 से लेकर 288। अब आप देखिए, अब इसके पीछे क्यों ऐसा रीज़न है ये भी मैं बताऊंगा, क्यों आया इतना 345 मार्क्स क्यों आया है ये भी मैं बताऊंगा। पब तो पूरी तरीके से डूब चुका,
अब रीजन ये है कि अब एक मुझे अभी रिसेंटली एक केस मुझे मालूम चला। 1 सेकंड रुकिएगा। एक मेरा ही फ्रेंड है, एंड इस साल 2019 में उसका रिजल्ट आया, यूपीएससी में सिलेक्टेड है, एंड नाउ ही इज एन आईएएस ऑफिसर। मैं ईयर आपको बताऊंगा, उसका रैंक और उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने उससे पूछा भी है। उसने बोला कि भाई मेरा नाम मत लेना, लेकिन हाँ ये कर सकते हो, मेरा ईयर बता सकते हो कि कौन से ईयर में मैं पास हुआ। उसने हिस्ट्री लिया था और वो सोशोलॉजी से भी प्रिपरेशन कर चुका। आप सुनिए इस चीज को ध्यान से। और 2018 का जो उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, उसमें 300 प्लस उसका रैंक आया। एंड 2020-19 वाले में जो उसने एग्जाम दिया, उसमें उसका जो रैंक आया 50 प्लस आया। और यहां पे क्या हुआ, और जो 2018 का उसने एग्जाम दिया था उसमें उसने सोशोलॉजी लिया था, और यहां पे इसका सोशोलॉजी में मार्क्स आता है 130 नंबर। इंग्लिश माध्यम का छात्र है, तो हिंदी माध्यम वालों का समझिए कि कितना खराब नंबर आएगा। हिंदी, ये जो मैंने आज सारा नंबर दिखाया ना, वो सारा इंग्लिश माध्यम वालों का है। जो भी मैंने अभी सारा आपको डेटा दिखाया है, सब इंग्लिश माध्यम वालों का है। आप हिंदी माध्यम वालों का मान के चलिए कि उसमें से 20 या 30 नंबर घटा ही के चलिए आप। तो आप एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए कितना मार्क्स है, उसमें से 20-30 नंबर घटा दीजिए, या 10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर, मैक्सिमम 20 नंबर, तब आप पाएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं। क्योंकि एक नंबर में 10 रैंक होता है, अब 20 नंबर यानी 200 रैंक। आप तो हिंदी वाले ऐसे भी पास नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को आप। तो हिंदी वालों को मैं बोल रहा हूं, उनका तो और स्थिति यहां पे खराब कर दिया गया है। अब इसने सोशोलॉजी में लाया 130 नंबर, और इसका यूपीएससी में जो सोशोलॉजी में आया वो आया है 345 नंबर। समझ रहे हैं बात को, कितना इसका यहां पे खराब नंबर आया। एंड आप यूपीएससी के छात्र, मतलब ये खुद टॉपर है। तो इसने 2018 में जो दिया था, 2018 में इसने, सॉरी, ये 2018 में इसने यहाँ पे दिया। और यही जो लड़का है, जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, 2018 का, सॉरी 17 का यूपीपीएससी का एग्जाम दिया। उस समय मैं भी अपीयर हुआ था, एंड मेरा भी आया था रिजल्ट, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के रूप में सिलेक्टेड हुआ। अब उसका 2017 में 130 नंबर आया। 2018 में उसने एग्जाम दिया यूपीएससी का, उसमें उसको 345 नंबर आया। ना इसको ऐसा लगा, क्योंकि ये बार बार इसको लग रहा था, इसको बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया और इसने खुद एक रिस्क ली, और इसने 2019 में फिर से सोशोलॉजी से एग्जाम दिया यूपीएससी का, और हिस्ट्री से यूपीपीसीएस उसने देकर देखा, क्योंकि उसका तो सिलेक्शन हो चुका था, वो सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा था। और हिस्ट्री उसका काफ़ी स्ट्रांग है। हिस्ट्री में उसने दिया, और हिस्ट्री में 2019 में उसका जो आया, अच्छा आपको मैं बता दूं कि 2020 में भी वो एग्ज़ाम दिया है यूपीएससी का, मेंस सिलेक्टेड है। मैं आपको बताऊं, मेंस सिलेक्टेड है, इस बार इंटरव्यू देने वाला है। एंड इसने हिस्ट्री इस बार लेकर यूपीपीसीएस में एग्ज़ाम दिया। इसका जो टोटल मार्क्स आया, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 90 मार्क्स आया है दोनों पेपर मिला के। अब बताइए, तो हिस्ट्री और सोशोलॉजी का तो पूरा जो हम कह सकते हैं कि डूब गया है, क्योंकि इसी समय पता कर लिया कि भाई यूपीएससी जैसे छात्र को ये समस्या हो रही है। यूपीएससी में जो अपियर हो चुका है, अपियर ही नहीं, क्वालिफाई किया अच्छे रैंक से, उसके साथ ये समस्या हो चुकी, तो बाकी के साथ क्या हुआ होगा। पैबेड की तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, पैबेड और एंथ्रो की, क्योंकि अगर ये जो भी लोग लेगा उसका लुटिया डूबा हुआ है। और जो एंथ्रो फिलोसफी भी लेगा, तो फिलोसफी हाँ या ना में है। फिलोसफी देखिए, मैं बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं, सर क्या करें सर, मेरी तैयारी हो चुकी है 30% 40%। मैं सलाह देने से बचता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने जब भी आप वैकल्पिक ले, तो एक बार सलाह ले ले बहुत सारे लोगों से। आप बिना सलाह, बस मन कर रहा है कि ना सर हमको तो सोशोलॉजी अच्छा लग रहा है, हम ले लेते हैं, अब लेते हैं तो फंस जाते हैं। अरे भाई तुम पता तो किया करो आप कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। समझ में ना आना या ना आना ये तो अलग बात है, स्कोरिंग पे फोकस करो आप।
इसके बाद एग्रीकल्चर की तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। एग्रीकल्चर तो ये सब तो मतलब बैकवर्ड हम बोल सकते हैं, ऑप्शनल में आता है एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब में ज़्यादा नंबर नहीं आता है। सोशोलॉजी पे मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि ऐसा नंबर आएगा, लेकिन सोशोलॉजी में भी काफ़ी ख़राब नंबर आया, एकदम ख़राब नंबर। हिस्ट्री सोशोलॉजी तो पूरा डुबा दिया। मेरे ऐसे बहुत सारे जानकार हैं जिन्होंने हिस्ट्री के 70% सिलेबस कंप्लीट कर ली, 100% सिलेबस कंप्लीट कर ली, 2021 में एग्जाम देने वाले हैं वो। उन्होंने अपना चेंज करके PSIR ले लिया। सोशोलॉजी बहुत सारे लोगों ने लिया था, अच्छा खासा प्रिपरेशन है, फिर PSIR ले लिया। और मैं आपको बताऊं कि आप PSIR के जितने भी छात्रों ने लिया है आज के 4 सालों में, आप थोड़ा डेटा का पता कर लें, आप पाएंगे कि PSIR का जो सक्सेस रेट है कभी फ्लक्चुएट नहीं होता है। सोशोलॉजी का पिछले साल आप पाएंगे तो 12% था, इस साल 9% हो गया, और 2017 में हैरान हो जाएंगे 14% सक्सेस रेट था, 2016 में 7% हो गया। समझ में आ रहा आपको? 2015 में कितना था? 6%। जब हमने 2013 में पहली बार एग्जाम दिया तो उसमें 3% था। फिर देखिए डिक्लेन हो रहा है। और PSIR के जस का तस है। कहने का मतलब अभी जो PSIR में जो 100% में से 10% जो अच्छा नंबर ला रहे हैं बच्चे, वो कौन है? जिनको टीचर का गाइडेंस मिला, कैसे आंसर लिखना, कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको बताऊं, PSIR कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, अब ये जो 345 मार्क्स लाए इस बच्चे से मैंने बात किया है, ये छात्र फर्स्ट अटेम्प्ट में लाया है 345, और आप विश्वास नहीं करेंगे, PSIR के लिए मात्र इसने 4 महीने पढ़ाई की, 2 बार रिवीजन किया, और तीसरी बार एग्जाम के पहले किया। आंसर राइटिंग इसने खूब किया, लगभग 1000 आंसर इसने लिखा। हालांकि उसने वो बोल रहा था कि सर मैं तो 2000 के आसपास लिखा हूँ, लेकिन 1000 मैं इसलिए कह रहा हूँ 1000 क्वेश्चन, क्योंकि 1000 क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज में, मैं चूंकि मैं ही टेस्ट सीरीज चलाता हूँ, तो उसने 1000 मेरे पास से लिया था, तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं वही दूंगा आपको। अब हो सकता है वो तो बोल रहा है 2000 तो अलग से भी लगाया होगा, हो सकता है, लेकिन मेरे पास 1000 लगाया था वो। देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास PSIR का कोर्स ज्वाइन करें, कुछ भी करें PSIR लें आप, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। आप कहीं से भी पढ़े, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, खुद से पढ़ाई करें, PSIR लें, आपको डूबने नहीं देगा। आप अपनी सिलेबस 100% भी कंप्लीट कर लियो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, हिस्ट्री सोशोलॉजी है तो मैं जितना भी मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया फिलॉसफी को छोड़कर, अगर फिलॉसफी का 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है या 80% के ऊपर भी, तब सोचो भी मत कि दूसरा ऑप्शनल लेना है, क्योंकि फिलॉसफी आपका बेड़ा पार लगा देगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारे ऑप्शनल लिए है एंड आपको पूरा कॉन्फिडेंस है एकदम 100%, फिर भी मैं आपको बोलूँगा ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज, चेंज करने की कोशिश करो। नहीं तो मेरी बात मत मानो, जब एग्जाम रिजल्ट आएगा तब मुझे बताना क्या हाल होगा आपका, एकदम डुबा देगा आपको ना। अब आते हैं कि सर PSIR ही क्यों ले। अब चलिए हमने ये ले लिया, PSIR का तो आपने बता दिया कि इतना मार्क्स आया है, इतना आंकड़ा बताया है। देखिए PSIR लेने के पीछे जो रीज़न है, पहले कि इसका सिलेबस पेपर 1 का ए बी पेपर 2 का। आप सिलेबस PSIR मत लीजिए, अब नहीं भी PSIR ऑप्शनल लेंगे फिर भी इसका कम से कम 92 से 93% सिलेबस तो आपको ऐसे भी पढ़ना है। कैसे? क्योंकि जो पार्ट ए है, पार्ट 1 का ए, इसमें जो ऊपर का जो हिस्सा है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, ये पूरा जो है, आप जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, आप लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ रहे हैं फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री या लक्ष्मीकांत को अच्छे से समझने के लिए, आप क्लास 11 का 2 किताब आपको जरूर पढ़ना होगा। हर लोग पढ़ता है, जो टॉपर्स होते हैं अक्सर ये किताब रेफर करते हैं। कौन कौन? पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क यानी भारतीय संविधान। अब ये जो 2 किताब पढ़ेंगे NCERT की है, तो इसका आपको 30% सिलेबस कवर कर लेंगे पेपर 1 के ए का। बाकी बचा जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, ये आप एथिक्स में आप पढ़ेंगे, उनके हर एक विचारक का नाम आपको एथिक्स में पढ़ना है। आते हैं बी में, तो बी में 2 प्रकार का सिलेबस मॉडर्न इंडिया से है और लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत का जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल 90% सिलेबस है बी पोर्शन में, अब बाकी 10% मॉडर्न इंडिया। आप मत लीजिए, आपको तो इधर पढ़ना ही है, मॉडर्न इंडिया GS1 में, और ये 90% GS2 में आपको लक्ष्मीकांत का पॉलिटी में जो पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक वो पढ़ना है।
बाकी बात आती है कि जो हमारा ए है पेपर 2 का, जो इंटरनेशनल रिलेशन, आप मत लीजिए PSIR, ये आपको GS2 में पढ़ना है। लगभग 40% सिलेबस GS2 का यही है, मेंस का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी इसी में आ जाता है, वो पढ़ना ही है आपको, मत लीजिए। बात आती है इसमें फॉरेन पॉलिसी की, इंडियन ओशियन के बारे में आपको पढ़ना ही है GS2 में, इसमें है। तो इसका कम से कम बी का मैं बोल सकता हूं 7 से 8% सिलेबस आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। अब ये 7 से 8% कौन कौन से सिलेबस हैं, अब ये भी सुन लीजिए। इसमें आ जाते हैं कि भाई भारत की विदेश नीति क्या है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, रूस का फॉरेन पॉलिसी क्या है, चाइना का क्या है, अमेरिका का क्या है, इजराइल और पैलेस्तीन वाला इशू क्या है, हिंद महासागर में कौन कौन सी समस्याएं हैं, थर्ड वर्ल्ड क्या है। तो थर्ड वर्ल्ड बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों उसको बोला जाता है, नेम को कहा जाता है। यानी जब कोल्ड वार हो रहा था तो दो गुट में पूरी विश्व बट गई थी। यूएसए जो कि नाटो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का उसने फॉर्म किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएसए सपोर्टर थे इसमें शामिल हो गए। रसिया सपोर्टर वार्सो में शामिल हो गए। तो बहुत सारे देश उस समय आजाद हुए थे 1947 के बाद। इन्होंने डिसाइड कि हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको नाम दिया गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसी को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड पहला विश्व, सेकेंड वर्ल्ड दूसरा विश्व, थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरा विश्व। अब इन तीनों में से जो सबसे गरीब कंट्री वाले, जो पूरे जो गरीब, जिनका यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स खराब होता है, यानी 0 से 1 के बीच में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नापा जाता है, मानव विकास सूचकांक। अगर किसी कंट्री का 0.7 के ऊपर है तो अच्छा माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री जो कि 0.3 के नीचे हैं, जिनका स्कोर है, उनको फोर्थ वर्ल्ड में शामिल कर दिया गया है, यानी जो गरीब देश हैं, निर्धन देश। तो ऐसा ऐसा टॉपिक है। इजराइल पैलेस्तीन वाला इशू किसको नहीं मालूम है कि इजराइल पैलेस्तीन में अभी क्या हुआ। रसिया, चाइना और यूएसए के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है कि उनका विदेश नीति क्या है। विदेश नीति है, या विदेश नीति का मतलब क्या हुआ, आप तो पहले समझिए कि एक विदेश नीति का मतलब कि अपने फायदे के लिए जब कोई देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है और उसको लंबे समय तक मेंटेन करता है और समय अनुसार उससे बातचीत करता है, वो विदेश नीति होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब व्यापार वगैरह, कल्चर वगैरह, ये सब सभी मुद्दों को लेकर। तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, स्कोरिंग है। आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन विश्वास मानिए आपको। और मैं तो बोलूंगा कि जो ऐसे लोग जो कि हाउसवाइफ हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, जिनके पास समय की कमी है या जिनके पास बहुत समय है, समय की कमी है, तो मैं आपको बोलूंगा है कि ये ले लीजिए। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा समय देना ही नहीं है और अच्छा स्कोर भी आपको करके दे रहा है ये। और जो खाली जो घर पे बैठ के बहुत सारे हमारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी को बोलूंगा कि जो आप अलग ऑप्शनल को पढ़ने में समय लगाइएगा, आप क्यों ना इसी में आप समय लगा दें, आप इसी में अपना समय इन्वेस्ट करें आप। और अलग ऑप्शनल को रिवीजन करना, आप 2 बार रिवीजन करेंगे, इसमें आप कर लेंगे 4 बार रिवीजन उतना ही समय में। 1200 पेज का नोट्स होता है, 1200 पेज का नोट्स है। आप टीवी भी देख रहे हैं, हर जगह आज आप देख रहे हैं कि अभी अफगानिस्तान तालिबान वाला इशू चल रहा है, चाइना इंडिया का जो इशू चल रहा है, हर कोई देख रहा है, हर कोई जान रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे आपका ज्योग्राफी भी स्ट्रांग होगा, मैप वाला पोर्शन, क्योंकि वर्ल्ड का मैप आपको देखना होगा। तो ये मत डरिए, इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पे मत डरिए। वैसे भी आपको 92% सिलेबस पढ़ना है जीएस में, आप लीजिए या ना लीजिए वाला। जितने भी अक्सर देखा गया है कि PSIR लोग इसीलिए लेता ही है कि 0 से 100 रैंक के अंदर हमको आना है, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। अब एक चीज और समझिए, अगर आपने इसको ले लिया तो आपका मनपसंद रैंक आपको मिल सकता है, लेकिन अब बाकी का जो मैंने ऑप्शनल बताया वो लेंगे तो कोई पता भी नहीं है कि आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखकर मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में सारे ऑप्शनल अच्छा काम करें, अच्छा बूम करें, लेकिन मैं एक सलाह दे रहा हूं, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। PSIR में कम मेहनत से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। PSIR में 4 चीजों को ध्यान रख लिया जाए तो 288 छोड़िए, आप 340 क्रॉस कर सकते हैं।
अब बाकी जो साइंस वाले जो ला रहे हैं ना 390 400, आप इनसे टोटल कितना नंबर कम हो जा रहे हैं? 60 नंबर। ये 60 नंबर कहाँ स्कोर करेंगे आप? ध्यान से सुनिए। पीएसआईआर लेने का मतलब कि ऐसे के 3 भाग, ऐसे में 3 पार्ट होते हैं जो आते हैं आपके यहाँ पे। हर एक पार्ट में पीएसआईआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक ऐसे, उसमें 10 नंबर आप स्कोर करेंगे। 10 से 15 नंबर आप कह सकते हैं ऐसे में स्कोर कर लेंगे। 15 नंबर हम मान के चल रहे हैं मिनिमम। इंटरव्यू में पीएसआर के कारण बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो इंटरव्यू में आप मान के चलिए 15 नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। मैं कम से कम बात कर रहा हूँ, जो मैंने अक्सर देखा है, जो ट्रेंड चला रहा है। GS1 की टॉपिक मैच कर रही है, GS2 की, GS4 की। GS1 में आपका कम से कम 14 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। GS2 तो मान के चलिए कि पूरा PSI और GS2 आप GS2 पढ़ लिए तो PSR का कम से कम समझिए कि 50% सिलेबस कंप्लीट। तो यहाँ पे आप कम से कम 15 से 16 नंबर आप कर सकते हैं, यहाँ पे 14 नंबर, तो कुल मिला के आप जोड़े तो 60 नंबर तो ऐसे ही हो गया। अब ये आपके ऊपर है आप कैसे नंबर स्कोर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो 4 तरीका बता रहा हूँ अगर आप फॉलो कर लोगे तो स्कोर कर लोगे। पहला, जब भी PSR का आंसर लिखो स्टेट को रिप्रेजेंट करो। जब भी PSR का आंसर लिखो तो मान लो महिलावाद या फेमिनिज में नाम का कोई शब्द आया, तो महिलावाद का पिक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, आपने देखा होगा, एक मुट्ठी बांधे हुए ऐसे हुआ तो दिखाई देता है। कहीं पे अगर नाजीज्म आ गया, नाजीज्म वही हिटलर की जो पार्टी का नाम था ये, तो नाजीज्म का आपको मालूम है स्वास्तिक नाम का, स्वास्तिक जैसा चिन्ह होता है, आपको मालूम है आप सभी को, वो बना दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें, कहीं पे छोटा सा मैप बना दीजिए, कोई कंट्री का नाम आया तो 2-3 थिंकर का नाम देते रहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर थिंकर का नाम नहीं याद होता। अरे भाई नहीं याद होता है कोई बात नहीं, आपको नहीं याद होता है तो एथिक्स में भी आप अच्छा मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाओगे। चलो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जितने भी थिंकर है टोटल मिला जुला के आपके सिलेबस में टोटल है 20 थिंकर। एक्स्ट्रा आपको इंटरनेशनल रिलेशन वाले अलग से आपको मान लीजिए मिल गए 10 थिंकर, 30 थिंकर। ये 30 थिंकर को अगर हम डेली, उनको अगर हम 1 महीने तक खाली डेली 5 मिनट अगर ध्यान देंगे तो याद नहीं होगा क्या? देखेंगे सिर्फ वैसे ही याद हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई PSR का कहाँ से तैयारी किया जाए। देखिए PSR को तैयार करने के 4 तरीके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला को मार्केट में बहुत सारा किताब पड़ा है, उसको ले लीजिए, टोटल मिल जाएगा आपको 5 से 6 हज़ार में किताब मिल जाएगा सारा। अगर आपने इसमें PG भी किया है तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आप PG भी किए हैं ना, तो ये मत सोच के चलिए कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा। वो एकेडमिक आपने पढ़ाई की है, यहाँ पे अलग होता है, कॉम्पिटिटिव की बात होती है। तो 5 से 6 हज़ार उसमें लगा, प्लस समय लगा, कोई अप्रोच नहीं कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज तो आप लेंगे तो उसमें 13,000 मिनिमम आपको मिलेगा। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, PSR का बढ़िया टेस्ट सीरीज 13,000 के कम में नहीं मिलेगा। मैं और उससे भी बढ़िया मिलेगा अगर आप लेते हैं तो 28,000 30,000 का भी मिलता है। दूसरा तरीका, मार्केट में बहुत सारे टीचर्स की PSR का जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं उनका नोट्स पड़ा है, 1200 में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको उसमें भी टेस्ट सीरीज लेना होगा, आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा कि किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे 30,000 या फिर 40,000 या मिनिमम आजकल तो लोग 10,000 में भी पढ़ाने लगा है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। हालांकि 10,000 में तो मुझे अभी तक कोई दिखा नहीं, लेकिन हाँ 18,000 में मैंने देखा कि सबसे कम में पढ़ाया जा रहा है। एक है हमारे पास ऑप्शन, हम लोग 5,000 अभी इसका कोर्स रखे हैं। चूंकि आपका ये जो कोर्स है हम आपको 60 डेज में कंप्लीट करवाएंगे। 2021 के जो छात्र ज्वाइन करते हैं जिनके पास समय कम है, उनको हम जो है 60 डेज में कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। उनको सिर्फ डेली का 1 घंटा देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। प्रीलिम्स के पहले आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, गारंटी लिख कर दे रहा हूँ आपको। और बढ़िया से आपका हर एक कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करवाऊंगा, आपको पकड़ हो जाएगा PSIR पे। तो 60 डेज में मैं आपका कंप्लीट करवा रहा हूँ, 5,000 रुपया मैं आपका ले रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करूंगा, कैसे आंसर लिखना है। साथ ही साथ आपको नोट्स मेरा मिलेगा जो कि 1200 पेज का होगा। इसके बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ यही 1200 ही पढ़ लेना पेज। दूसरा चीज है कि हम आपको टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जो टोटल आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा 20 टेस्ट सीरीज मिलेगा, यानी 400 क्वेश्चन। और इसमें चूंकि ये 400 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, और हम लोग अभी फ्री टेस्ट सीरीज भी करने वाले हैं। फ्री में हम लोग टेस्ट सीरीज चलाएंगे, कब? प्रीलिम्स और मेंस के बीच में।
पीएसआर का मैं आप ही के लिए नहीं, पूरे एकदम ओपन में कर दिया है मैंने। तो फ्री चलेगा, आप उसको प्रीलिम्स में जो आएगा हमारे छात्रों के लिए, तो उसमें हम लोग 600 क्वेश्चन आपको देंगे, जिसमें आपका हम बेस मजबूत करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे अच्छा अच्छा स्कोर लाया जाए, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि ये जो प्राइज है 5000 का, ये 2022 के छात्रों के लिए भी है और 2021 के छात्रों के लिए भी है। कोर्स का ड्यूरेशन है 60 डेज प्लस 15 डेज में आपका लूंगा सिर्फ आंसर राइटिंग टेक्निक पे। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। और जब मैं क्लास लूंगा आपका, तो मान लीजिए कि कल आपका क्लास होगा सुबह 7 बजे उदाहरण के तौर पे, तो आपको जो टॉपिक पढ़ाएगा उसका नोट्स आज ही आपको मिल जाएगा, ताकि आप पढ़कर रेडी रखें। आप मैं जब पढ़ाऊं तो आप उसको देखते जाएं। आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा जिस दिन टॉपिक, उस दिन उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा, जो आप सॉल्व करके दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको मैं हेल्प करूंगा। दूसरी चीज कि आपका नोट्स है, पूरा जो पीडीएफ है, अगर कोविड का प्रॉब्लम नहीं रहा तो आपको कुरियर करवा दिया जाएगा आपके घर के पास। देखिए, हम लोग अभी मनी अर्न करने के चक्कर में नहीं लगे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं पैसे को अर्न करने का। आप सभी से मैं क्या करूंगा, आप सभी छात्र सिर्फ पढ़ के निकल जाए, क्वालिफाई कर ले, वही काफ़ी है। लेकिन याद रखना है, इस बार यूपी पीसीएस में क्वालिफाई पक्का करना आप सभी को, जो भी लोग हमारे वीडियो को सुन रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको समस्या हो तो आप हमारे पीसीएस गुरुजी के नंबर पे कॉल करें। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने भविष्य को सुधारने के लिए अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक वैकल्पिक विषय पूरी जीवन को आपकी संवार देगा। वैकल्पिक विषय ही निर्णायक होता है कि कौन आपको क्वालिफाई करवाएगा, क्यों नहीं, कौन नहीं। वरना ऐसे हमने बहुत बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ वैकल्पिक में ही फंसे रहते हैं, क्या ले क्या नहीं। इंटरेस्ट के आधार पे वैकल्पिक मत लीजिए। पिछले साल का अगर आप पीएसआर का क्वेश्चन भी देख रहे हैं हार्ड लग रहा है, तो उसके पीछे मत जाइए, सब इजी है, सब इजी है। अरे आपको पीएसआर का क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, इसका मतलब आपको जीएस का क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, आपने एग्जाम दिया ही नहीं है। जो बच्चा अपियर हो चुका है ना, पीएसआर का पिछले साल का क्वेश्चन देखेगा, वो हंसेगा उस पर, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। इनके पास क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन नया नया दे देते हैं। अब जिस इंसान बोलता है कि सर इसमें बड़ी करंट अफेयर है, सर पीएसआर के इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे होगा? अरे भाई, बिना करंट अफेयर, मान लो पीएसआर आपने नहीं लिया, बिना करंट अफेयर पढ़े कि आप एग्जाम निकाल लोगे? लगता है आपको? कैसी बेवकूफ़ जैसी बात करते हो भाई। तो बिना करंट अफेयर पढ़े आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, तो वो करंट अफेयर डायरेक्टली आपको पीएसआर में हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।